गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको क्लास 11th के फिजिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या वेक्टर। ये वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से जेई मेंस हो या इंजीनियरिंग हो या फिर मेडिकल हो, आप कोई भी हाई लेवल का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें यदि आपको वेक्टर आती है तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, मैथ में तो पूछा ही जाता है, मैथ की तो बात ही आप छोड़ दो, मैथ का तो 12th के मैथमेटिक्स का ये बहुत ही बेजोड़ चैप्टर्स में गिना जाता है, बहुत अच्छा इसका स्कोप है, वेटेज है। लेकिन फिजिक्स को पढ़ने के पर्पस से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस बात का जवाब आपको अभी हम देने वाले हैं। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि वेक्टर हम लोग पढ़ने क्यों वाले हैं या वेक्टर क्या है, पहले ये मत जानिए। अगर आप कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो आप सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि हम इसे पढ़ना क्यों है, हम इसको पढ़ना क्यों चाहते हैं, या हम हमारे सामने ये पढ़ने के लिए क्यों आया है। सबसे पहले आप ये जान लो, जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि आप किसी दुकान में अगर आप जाते हो टेबलेट्स खरीदने के लिए, तो अगर उस दुकान में सभी के सभी टेबलेट्स एक ढेर में के रूप में जमा हो तो क्या आपको टेबलेट्स निकालने में, पहचानने में, चुनने में आसानी या टफ? बहुत टफ। अगर उसी टेबलेट्स को अलग अलग खाके में, अलग अलग डब्बे में सजा के रखा जाए, उसको एक सरनेम दिया जाए, तो उस टेबलेट्स को निकालना, उसे ग्राहक को तुरंत डिलीवरी करना बहुत आसान होता है। इसीलिए हम लोग जब फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे, अभी शुरू किए, अभी तो बस बेसिक चीज़, अभी तो बाउंड्री बना रहे हैं हम लोग फिजिक्स का। हम लोग जब फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक टर्म को डिफाइन करेंगे जिसका नाम होगा फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम होगा फिजिकल क्वांटिटी। आप इस बात को पहले समझिए। हम लोग फिजिक्स को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे सामने एक टर्म होगा जिसका नाम होगा फिजिकल क्वांटिटी। जरा समझिएगा, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सबसे पहले आप जानिए क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि, अर्थात जिसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसे एक संख्या के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। और जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकें उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सके, जैसे दूरी मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि आपका कार्ज मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आपका गुस्सा मेजर नहीं कर सकते, आपकी खुशी मेजर नहीं कर सकते, आपके अंदर का घृणा, आपके अंदर का प्यार मेजर नहीं कर सकते, आपके अंदर की जो एक एहसास है उसे मेजर नहीं। जिस चीज़ को मेजर कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, लेकिन अगर हम लोग जिसको मेजर कर सकते वो अगर फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर हम लोग पूरे फिजिक्स में चले जाएं और पढ़ना शुरू करें तो करोड़ों करोड़ फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे। करोड़ों करोड़ फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलने वाले हैं। अब उस करोड़ों करोड़ को एक ग्रुप में पढ़ना थोड़ा सा टफ है, तो आपने क्या किया, उस करोड़ों करोड़ फिजिकल क्वांटिटी को थोड़ा सा कैटेगराइज्ड कर दिया। उसी, अब कैटेगराइज्ड कैसे, तो इस प्रकार, जैसे मान लो कि 20 लोग हैं, आपको यह तय करना है इनमें से किसको बुखार है, किसको बुखार नहीं है, दो ग्रुप में बांटिए। आप तुरंत क्या किए, थर्मामीटर लाए, आपने उसको टच कराया। थर्मामीटर में जिसका टेम्परेचर 98 डिग्री के आसपास या उसके आसपास था, उसको आपने बोला कि आप स्वस्थ हैं। और जिसका टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक निकला, आपने बोला कि आपको बुखार है। तो ये क्या है, उन 20 लोगों को कैटेगराइज्ड करने किस आधार पर, तो आधार है किसको बुखार है और किसको बुखार नहीं है, आपने उसको दो भाग में बांट दिया। उसी प्रकार आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, आपके पास जो करोड़ों करोड़ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सभी क्वांटिटी को दो आधार पर, एक आधार है मैग्नीट्यूड और एक आधार है डायरेक्शन के आधार पर आपने कुछ अलग अलग भागों में बांटा, कुछ अलग अलग भागों में बांटा। लेकिन जब उस 20 लोग को आप कैटेगराइज्ड कर रहे थे तो ये चुलबुलिया लोग हर जगह होता है कुछ, ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसा होगा जो आपको अपवाद में दिखेगा। कुछ लोग इतना शानदार था, इतना बॉडी उसका हॉट था, उसका सर टेम्परेचर 100 एबव है, लेकिन उस आदमी को जो आपका मेडिकल साइंस है वो कहता है कि नहीं ये स्वस्थ है, ये फिट है। सर वो सभी क्या है, एक एक्सेप्शन है आपके समाज में। उसी प्रकार आपने आज क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को कुछ बेसिक्स पर बांटा, और वो बेसिक है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आपने क्या बोला, तो सबसे पहली बात, फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पे, फिजिकल क्वांटिटी को
फिजिकल क्वांटिटी को, करोड़ों करोड़ जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस आधार पर, तो उसको आपने लिखा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ के आधार पर, ट्रायंगल लॉ के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को किस आधार पे बांटना शुरू किया। एक पहला है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है ट्रायंगल ऑफ एडिशन के आधार पर आपने उसको कैटेगराइज्ड कर दिया। और जब आपने किया तो इस आधार पे आपको 3 ग्रुप बन गया, इस आधार पे आपका 3 ग्रुप बन गया। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड था, उसके पास न तो डायरेक्शन था, न तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता था, न तो उसका पालन करता था। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है जरा उसको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले अभी समझते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे जिसके पास मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं कर रहा था, तो वैसे लोगों को आपने बोला स्केलर। क्या बोला आपने? वैसे लोगों को क्या बोला आपने? स्केलर। अर्थात जिसके पास केवल क्या हो, तो उसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन नहीं हो, नो डायरेक्शन, उसके पास नो ट्रायंगल लॉ, नो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं कर रहा था, तो वैसे क्वांटिटी को आपने क्या कहा? स्केलर क्वांटिटी। क्या कहा आपने उसको? स्केलर क्वांटिटी। उसको आपने क्या? स्केलर। और स्केलर को आप बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। क्या बोलते हैं आप उसको? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। तो क्या बोला? अदिश। और मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसके पास दिशा नहीं हो। कुछ ऐसे लोग थे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी था, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो कर रहा था, वैसे क्वांटिटी को आपने बोला वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला? वेक्टर। इसको बोलते हैं आप सदिश राशि। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप क्या बोलते हैं? सदिश राशि। आपने क्या बोला? कुछ ऐसे लोग हैं, इस करोड़ों करोड़ जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये करोड़ों करोड़ है, ये करोड़ों करोड़ है। इस करोड़ों करोड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, ट्रायंगल लॉ का पालन नहीं करता है, उसको क्या बोला आपने? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, जिसके पास ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी करता है। ऐसे सभी लोगों को आपने क्या बोला? आपने बोला उसको क्या? वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात सदिश राशि। कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ का पालन नहीं करता है, उसको आपने बोला अनूठ आदमी, मतलब टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला आपने? टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला आपने? टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला आपने? टेंसर क्वांटिटी। तो ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी। इसमें क्या होता है? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन भी होंगे, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ को नॉट ट्रायंगल लॉ फॉलो, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। उसको क्या बोलेंगे? टेंसर। अब टेंसर को हिंदी में भी टेंसर ही कहते हैं, टेंसर। टेंसर कौन कौन है? तो टेंसर 2 लोग हैं। क्या बोले? वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, तथा जो ट्रायंगल लॉ को फॉलो, सर जैसे हम लिखते हैं अभी नोट्स उसी प्रकार बना के लिखेंगे। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तथा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता हो, उसे आप क्या बोलेंगे? टेंसर क्वांटिटी। अब टेंसर क्वांटिटी कौन कौन है? तो जैसे आपका करंट हो गया, करंट ये कैसा है? करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? फिजिकल, ये टेंसर क्वांटिटी है। और जैसे आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर भी कैसा है? प्रेशर भी कैसा है? ये भी प्रेशर। प्रेशर कैसा है? प्रेशर, तो प्रेशर भी जो है ये भी क्या है? प्रेशर भी क्या है? प्रेशर भी आपका कैसा? ये टेंसर क्वांटिटी है। प्रेशर भी कैसा है? तो टेंसर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, तो दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तथा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का एक और नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ देर में। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, उसे आप क्या बोलेंगे? वेक्टर। तो ये अब वेक्टर का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपके पास सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, आपके पास है वेलोसिटी, आपके पास है एक्सेलरेशन, आपके पास है फोर्स, आपके पास है कपल, ओके, आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास है करंट डेंसिटी,
करेंट डेंसिटी, सर करेंट टेंसर है या 11th लेवल में आप कहिए करेंट जो है वो स्केलर है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं बुक में इसको अलाउ भी नहीं करता है, लेकिन हम आपको एक्स्ट्रा एक लेवल पे ले जाने के लिए। तो अगर करंट में टेंसर ऑप्शन में ना रहे तो आप उसको स्केलर में टिक मारिएगा। प्रेशर भी अगर टेंसर ऑप्शन में नहीं है तो वेक्टर और स्केलर में से क्या होगा, वो स्केलर होगा। तो करंट, जबकि करंट स्केलर है या टेंसर है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर है। तो ऐसे ऐसे ये सभी जो भी बच गए ये सभी कैसा होगा, तो ये सभी है वेक्टर क्वांटिटी। जरा सा स्केलर, स्केलर किसे बोलेंगे, तो आपने क्या बोला कि स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो और ना ही वह ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम क्या होगा, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम क्या होगा, इन सभी का नाम होगा स्केलर क्वांटिटीज। ओके, नेक्स्ट आप देखिए स्केलर में कौन कौन आता है। स्केलर में सबसे पहले तो आ गया आपका डिस्टेंस, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद हो गया स्पीड नॉट वेलोसिटी, स्पीड। उसके बाद आ गया मास, उसके बाद आ गया आपका चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, मतलब आवेश। मास मतलब द्रव्यमान, स्पीड मतलब चाल, डिस्टेंस मतलब दूरी, चार्ज हो गया। उसके बाद आपका वर्क, एनर्जी, पावर, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये सभी जितने हैं ये सभी सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं। ये सभी सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। और ये दोनों क्या है, टेंसर। आप एक बात याद रखिए, यदि ऑप्शन में टेंसर नहीं है तो करंट भी क्या होगा, स्केलर, प्रेशर भी क्या होगा, स्केलर। कंप्लीट। तो यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ दीजिए, जैसे मोमेंटम हो गया, संवेग हो गया। संवेग क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स हो गया, आवेग, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने क्या देखा, इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को तीन आधार पर बांटा। कौन कौन चीज, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल, तीन भाग में बांटा, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। टेंसर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा। स्केलर में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करेगा। उसको आप क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ये एग्जाम्पल स्केलर का, ये वेक्टर का और ये टेंसर का। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को, अब इतना में से आपको पढ़ना क्या है, तीन भाग में तो बांटा, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना है वेक्टर के बारे में। इसीलिए हम आज हेडिंग दिए हैं केवल क्या, वेक्टर का। ये लेक्चर 1 चल रहा है। तो अब सबसे पहले जानना है आपको सिंबल, वेक्टर का सिंबल क्या होता है। वेक्टर को आप एरो से डिनोट करते हैं। बताइए वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे। आपने क्या बोला, वेक्टर को एरो से डिनोट किया जाता है। वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, एरो से। तो लिखेंगे आप, वेक्टर को तीर के निशान से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन एरो। ओके, और ये जो तीर का दिशा है, ये जो तीर का डायरेक्शन है, ये तीर का जो डायरेक्शन है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। और इस तीर की जो लंबाई है वो इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। लंबाई जो होगा वो किसको बताएगा, मैग्नीट्यूड को। और जो ये तीर का डायरेक्शन है वो किसको बताएगा, ये बताता है इसके डायरेक्शन को। ओके, हमने क्या बोला, सबसे पहली बात, वेक्टर को आप तीर के निशान से सूचित करेंगे। वेक्टर, तीर का जो निशान होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है। तीर का जो निशान होता है वो वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाता है। और तीर की जो लंबाई होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। आप देखेंगे ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। ये जो पहला पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलेंगे आप इसको, टेल। ये जो पॉइंट दूसरा है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेड। क्या बोलेंगे, हेड। ये है टेल और ये क्या है, हेड। ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, उसको बोलेंगे हेड और पीछे वाले को टेल। वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर का जो तीर का दिशा है वो डायरेक्शन को बताएगा। और लंबाई जो है वेक्टर का, जो ये लेंथ है, ये उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। ठीक है, आप देखेंगे सर, जैसे
वेक्टर को इस प्रकार से, ये वेक्टर है, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे आप? वेक्टर ए। जैसे आपके पास लिखा हुआ इस प्रकार का, इसे आप क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे आप वेक्टर बी। जैसे आपके पास इस प्रकार का लिखा हुआ ऐसा, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए प्लस बी। ये पढ़ने का तरीका है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए प्लस बी है। ओके। दूसरा, अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे उसको आप क्या पढ़ेंगे? इसे आप पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ओके। इसे आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो इसे आप पढ़ने वाले हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे अगर आपको केवल ऐसा लिख दिया, इसको लिखेंगे, ये वेक्टर नहीं है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। कंप्लीट। तो इस तरीके से कब हम लोग, जैसे कि आपने ये लिख दिया, तो ये क्या है? वेक्टर है कि मैग्नीट्यूड है? इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये वेक्टर बी का क्या है? मैग्नीट्यूड है। या आप इसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इस प्रकार से इनिशियल पॉइंट कौन होगा, टर्मिनल पॉइंट कौन होगा, उसका लेंथ क्या होगा। ठीक है। अब यदि आप इस पॉइंट को, जैसे आपके पास ये तीर का निशान है और ये पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, तो इसको आप लिखेंगे वेक्टर ए बी। क्या लिखेंगे? वेक्टर ए बी। मतलब पहले उसको लिखते हैं जो टेल होता है, जहां से वेक्टर शुरू होता है, बाद में उसको लिखते हैं जहां पे वेक्टर खत्म होता है। अगर बाय द वे इसी चीज को कोई ऐसे लिखता ए बी और ये वेक्टर ऐसे होता, कैसे लिखते आप? वेक्टर ए बी नहीं लिखते, वेक्टर जहां से शुरू हुआ है पहले उसको लिखिए। शुरू कहां से हुआ? बी से, खत्म कहां पे? ए पे। तो इसको क्या लिखेंगे? बी ए, वेक्टर बी ए, ऐसे लिखा जाता है। तो ये है वेक्टर को लिखने का तरीका। इसे आप क्या कहते हैं? वेक्टर को लिखने का तरीका। कंप्लीट। अब देखिए दूसरा, अब ये तो सिंगल वेक्टर था। अब जरा सा देखते हैं डबल वेक्टर को। डबल वेक्टर का मतलब, जैसे ये है वेक्टर ए और यहां पे हो गया ये वेक्टर बी, तो ये कितने वेक्टर हो गए? 2 वेक्टर। इसलिए इसका क्या नाम है? डबल वेक्टर। जैसे आपके पास इस प्रकार का, यहां पे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, कितने वेक्टर हैं? यहां पे 2 वेक्टर हैं। अच्छा, जैसे यहां पे देखेंगे आप, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इसमें कितने हो गए? 3 वेक्टर हो गए। लेकिन अंतर क्या है? जरा सा एक यहां देखिए, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तीनों में क्या अंतर है? फिगर, इस दोनों फिगर को आप एक साथ देखो और इस दोनों फिगर को एक साथ देखो, पता चलेगा इस दोनों फिगर में 2 वेक्टर है। लेकिन क्या हुआ है, इसमें ये जो पहला वेक्टर है, इसमें जहां पे पहले वेक्टर का हेड है, मतलब सर है, उस पर दूसरे वेक्टर का पैर है, मतलब टेल है। इसमें क्या है? जहां पहले वेक्टर का हेड है वहां दूसरे वेक्टर का टेल है। टेल हेड, टेल हेड, इस प्रकार का है। लेकिन यहां पे क्या है? दोनों वेक्टर का जो टेल है वो एक जगह है। यहां पे क्या है? यहां पे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इसमें क्या है? दोनों वेक्टर का हेड एक जगह है। तो इस फिगर में दोनों का टेल कॉमन है और इस फिगर में दोनों का हेड कॉमन है। क्या है? हम लोग क्या बात कर रहे थे? एक ऐसा फिगर है जिसमें दोनों वेक्टर का टेल कॉमन है, एक ऐसा फिगर है जहां पे दोनों वेक्टर का हेड कॉमन है। इससे हम लोग को फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है? एक वेक्टर का जहां पे हेड है वहां दूसरे वेक्टर का टेल है। यहाँ पे क्या है? एक वेक्टर का जहां पे हेड है वहां दूसरे का टेल है, जहां दूसरे का हेड है वहां तीसरे का टेल है। इसमें क्या है? तीनों वेक्टर का टेल कॉमन है। अब जरा इसको देखिए, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, इसमें क्या है? तीनों वेक्टर का हेड कॉमन है, तीनों वेक्टर का टेल कॉमन है, दोनों वेक्टर का हेड कॉमन है, दोनों वेक्टर का टेल कॉमन है। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक वेक्टर का जहाँ पे हेड है दूसरे वेक्टर का वहाँ पे टेल है। ठीक, ये 2-3 प्रकार का, इस प्रकार का फिगर हमारे सामने बनेगा। ओके, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 11th के फिजिक्स में,
उसमें कम से कम 2 वेक्टर और अधिक से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने वेक्टर को मर्जी करे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वेक्टर को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। उस दोनों वेक्टर को जोड़ने, उस दोनों वेक्टर को घटाने, उसका मैग्नीट्यूड निकालने, उसका डायरेक्शन निकालने, उसको गुना करने, इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे 2 वेक्टर का जोड़, 2 वेक्टर का घटाव, 2 वेक्टर का गुना, 2 वेक्टर का भाग नहीं होता, 2 वेक्टर का भाग कभी भी नहीं होता। ओके, तो इन सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अगला हेडिंग दीजिए आप हेडिंग दीजिए अगला एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। आप हेडिंग दीजिए अगला और उसमें लिखिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है, ये स्टार है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। तो अगला हेडिंग दीजिए आप एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। अगला हेडिंग आया आपके सामने एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर के बीच का कोण। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर का मतलब 2 वेक्टर के बीच का कोण। अब ये कोण कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले कोण कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले 2 तरीका होगा, या तो दोनों वेक्टर, हम क्या बोले, कम से कम 2 वेक्टर को पढ़ेंगे, तो या तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह होगा, या तो दोनों वेक्टर का हेड एक जगह होगा, या तो पहले वेक्टर का जहां पे हेड होगा वहां पे दूसरे वेक्टर का टेल होगा। तो एंगल आपके पास कंडीशन क्या होंगे, कंडीशन या तो ऐसा होगा, ए है इस पर ये बी है, कंडीशन या तो ऐसा होगा, या तो कंडीशन ऐसा होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, या तो कंडीशन आपके पास ऐसा होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। बोलिए क्या कंडीशन है? इसमें पहले का जहां हेड है वहां दूसरे का टेल है, यहाँ पे दोनों का टेल कॉमन है और यहाँ पे दोनों का हेड कॉमन है। आपको क्या चाहिए? एंगल। अगर यदि आपको 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालनी है, फिर समझिए, यदि आपको 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालनी है तो सबसे पहले आप या तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह कर लीजिए, या तो दोनों वेक्टर का हेड एक जगह कर लीजिए। क्या बोले? या तो आप सबसे पहले दोनों वेक्टर का टेल एक जगह कर ले, या तो दोनों वेक्टर का हेड को एक जगह कर ले। कॉमन कर लिए। अब कॉमन करने के बाद दोनों वेक्टर के बीच में 2 कोण बनेगा। एक वो कोण होगा जो एक्यूट एंगल होगा, एक वो कोण होगा जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और जब दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गया तो दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया। दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों वेक्टर के बीच में मान लेते हैं 2 प्रकार का एंगल बना, एक एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण और एक ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा, 2 एंगल जो बना उसमें से वो जो एक्यूट एंगल बना होगा, उस एक्यूट एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। नहीं समझे? समझिए क्या कहना है। सबसे पहली बात, तीनों में से कोई भी कहानी क्यों ना हो, आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप या तो दोनों वेक्टर का, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों का यहाँ पे क्या कॉमन कर लिए? टेल, या क्या कॉमन कर लें? हेड। अब देखिए, एक ये कोण बना और एक ये कोण बना। देखेंगे आप, ये कोण 90 से छोटा है, इसको थीटा मान लेते हैं। ये कैसा हो गया? ये हो गया एक्यूट एंगल। और ये कैसा हो गया? ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एक्यूट एंगल होता है, यही जो एक्यूट एंगल है, दिस एंगल इज नॉन एज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। और वो एंगल कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए एक्यूट एंगल। कैसा होना चाहिए? एक्यूट एंगल। और इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। ओके, नेक्स्ट। अब आप एक बात समझिए कि यदि 2 वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इस प्रकार से बन जाए, ये आपका वेक्टर ए है और इसी पर दूसरा वेक्टर यहाँ पे बी है, क्या हो गया? दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे आ गया। तो यदि दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे आ जाए तो इस स्थिति में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। जो दोनों वेक्टर के बीच का कोण है वो कितना होगा? 0 डिग्री। अगर बाय द वे एक वेक्टर इस प्रकार का है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया?
तो यहाँ पे हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, बाय द वे अगर आपके पास इस प्रकार का एंगल दिया हुआ है, यदि आपके पास इस प्रकार का एंगल, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, ये थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया आपका 90 डिग्री। कंप्लीट। जो तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यहाँ पे ये कोण आपका 120 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया आपका, एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना हो गया 120 डिग्री। बाय द वे चौथा कंडीशन ये दे दे, ये वेक्टर ए है और यहाँ पे दूसरा वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो गया 180 डिग्री। ओके, मतलब क्या है कि जो दो वेक्टर के बीच का कोण, एक स्टार समझिए, थीटा का जो मान होगा, दो वेक्टर के बीच का जो कोण होगा वो हमेशा एक्यूट होगा। मतलब क्या, 180 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। लेकिन जिस समय दोनों वेक्टर पैरेलल होगा उस समय थीटा का मान 0 हो सकता है, और जिस समय दोनों एंटी पैरेलल होगा उस समय थीटा का मान 180 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड पाई, 0 एंड पाई, थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड पाई, 0 और पाई के बीच में होगा। थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और पाई के बीच में होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 और पाई के बीच में होगा। कंप्लीट। जैसे अब देखेंगे आप, अगला देखिएगा, अगर आपको यहां पे दिया हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देखिएगा यहाँ पे ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, और ये आपको दे दिया 120 डिग्री। आपसे पूछा कि दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, ये एक सवाल है, समझिएगा ये सवाल है। हम क्या बोले थे, दो वेक्टर के बीच का कोण कितना है यहाँ पे 120, तो आप थीटा बराबर क्या बोले 120, नहीं, हमने कहा था यहाँ पे देखिए दोनों वेक्टर का क्या हेड एक जगह है, नहीं, क्या दोनों वेक्टर का टेल एक जगह है, तो नहीं, तो क्या करना है, अगर नहीं है तो एक जगह करिए। अगर दोनों वेक्टर का हेड या दोनों वेक्टर का टेल एक जगह नहीं है तो उसे आप करिए, यदि नहीं है तो उसे आप करिए। आइए, तो आपने क्या बोला, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, दोनों का एंगल 120 डिग्री है। सबसे पहली बात हम क्या किए, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के पकड़े और खींच के आगे कर दिए, वेक्टर ए हो गया। अब देखिए क्या दोनों वेक्टर का हेड टेल एक जगह आ गया, आ गया, तो अब दोनों के बीच में न्यून कोण तो ये बना, इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये टोटल कितना होगा, पाई 180, 180 में से 120 चला गया, कितना बच गया 60 डिग्री। यहाँ पे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। ये हुआ आपका आंसर। आया समझ में? चलिए दूसरा क्वेश्चन, आपको यहाँ पे दो वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है कितना होगा। सबसे पहली बात देखिए, क्या दोनों वेक्टर का हेड एक जगह है, हाँ है, पकड़ा गया, या टेल एक जगह है, नहीं है, लेकिन हेड एक जगह है, तब उस दोनों के बीच में जो न्यून कोण बनेगा उस कोण का जो मान होगा उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे संयोग से ये न्यून कोण ही 30 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कंप्लीट क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा स्टार आप दीजिए और उसमें लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगला हेडिंग दीजिए आप और उसमें लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। देखिएगा आप कंपोनेंट, अगला जो हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये रिजोल्यूशन क्या, कंपोनेंट का मतलब होता है टुकड़ा, रिजोल्यूशन का मतलब होता है टुकड़ा। क्या टुकड़ा, वो देखिए, मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है और ये वेक्टर है ए, इस वेक्टर का नाम क्या है ए,
और ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना लिया? थीटा। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग तोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग तोड़ेंगे। सबसे पहली बात जानिए, बहुत आसान है ये तोड़ना, बहुत भारी, बहुत आसान है। सर जिसके साथ थीटा बनेगा, चाहे वो एक्स के साथ बने कि वाई के साथ बने, अभी किसके साथ बना है? एक्स के साथ, हो सकता है किसके साथ बने? वाई के साथ। समझिए, जिसके साथ थीटा बनेगा उसको तोड़िएगा कॉस में, जो बच गया वो टूटेगा साइन में। क्या बोले? जिसके साथ थीटा बनेगा उसको तोड़िएगा कॉस में, और जो बच गया, जैसे एक्स के साथ थीटा बना तो एक्स टूटेगा कॉस में, और वाई बच गया तो वाई टूटेगा साइन में। मतलब इस वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा एक्स के तरफ, एक कंपोनेंट किधर लेंगे हम लोग? एक्स के तरफ। इस वेक्टर का एक कंपोनेंट किधर लिए हम लोग? एक्स के तरफ। तो ये जो आपके पास एक्स कंपोनेंट है इसको तोड़ेंगे ए कॉस थीटा। अब कौन बच गया? अब बच गया वाई कंपोनेंट। ये जो वाई कंपोनेंट है, तो क्या बोले, जो बच गया वो साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा। दोनों कंपोनेंट टूट गया। यही है, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे आपके सामने अब ये देखिए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम बी है और ये एंगल थीटा है। अब बोलिए कैसे तोड़िएगा? हम बोले जिसके साथ थीटा बनेगा वो टूटेगा कॉस में, और जो बच गया वो साइन में। ये कौन कंपोनेंट होगा? ये किस पे है? वाई पे है, इसका नाम क्या होगा? वाई कंपोनेंट। क्या टूटेगा? बी, जिसके साथ थीटा बना वो कॉस में। अब बच गया कौन कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट, तो ये किस में टूटेगा? साइन में, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा। इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ना, आप उसे कैसे तोड़ेंगे ये उसका प्रोसेस है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंप्लीट। तो ये जो तोड़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे, इस पे सवाल कैसे पूछा जाएगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे एक वेक्टर है, कोई फोर्स है जो है 5 न्यूटन का, और ये एंगल बना रहा है आपका 60 डिग्री। तो आपसे पूछा, बताइए इस फोर्स का, यही आपका वेक्टर है, एफ वेक्टर है, मतलब फोर्स वेक्टर है, इसका एक्स और वाई कंपोनेंट कितना होगा? सबसे पहली बात देखिए, क्या बताए थे? एक्स, क्या पूछा? एक्स कंपोनेंट, और क्या पूछा? वाई कंपोनेंट, यही दोनों पूछा है। आपको बताए थे ये 5 है और ये क्या है? एक्स के साथ बना है थीटा, तो क्या बोले, जिसके साथ थीटा बनेगा वो टूटेगा कॉस में, तो ये हो जाएगा 5 कॉस 60 डिग्री, जो बच गया वो टूटेगा साइन में, ये हो जाएगा 5 साइन 60 डिग्री। तो 5 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2, ये हो गया 5/2 न्यूटन। ओके, जो y कंपोनेंट है वो कितना होगा? 5 साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है? शायद √3/2, तो ये कितना हो गया? 5√3/2 न्यूटन। दिस इज द x कंपोनेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वेक्टर पसंद आया होगा और आगे भी आएगा। ये एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा समय लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ कहीं भी बैठे हैं अपने तैयारी को एक नए जुनून के साथ नया मुकाम देंगे और गजब की तैयारी करेंगे। आप तैयारी 11th की नहीं करेंगे, आप तैयारी करेंगे जो सबसे ऊंची परमत वाला है उसे जीतने का। आप तैयारी करेंगे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जामिनेशन है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूपीएससी, बीपीएससी, आपका नज़र उधर के तरफ है। आप बड़ा सोचते हैं, बड़े मंजिल के बारे में सोचते हैं। और एक बात जानिए, कहा गया है कि मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं, जो बैठा होता है उसको वही बचा हुआ मिलता है। इसीलिए हम सभी इंसान हैं, हम सभी के पास जो ताकत है, हमारे पास एक क्रिएटिव आइडिया है, हम लोग के पास दिमाग है, और हमारा धर्म बनता है कि हम लोग खूब मेहनत करके, असीम मेहनत करके अपने ज़िंदगी को बदल सके। ओके, थैंक यू सो मच।